हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटर। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मनुष्य के प्रजनन तंत्र के बारे में जाना था, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है, यानी मनुष्य में नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं और इन्हीं जननांगों के आधार पर मनुष्य को नर या नारी कहा जाता है। नर और मादा जननांगों में सबसे प्रमुख रचना होती है जनन ग्रंथियां। नर में वृषण पाए जाते हैं और मादा में अंडाशय यानी ओवरी पाई जाती है और इन्हीं दोनों जनन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन के कारण नर एवं मादा में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जिस जन्मजात कैरेक्टर के साथ बच्चा जन्म लेता है उसे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं और 12 वर्ष की अवस्था के बाद जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं यानी कुछ कैरेक्टर्स उभर कर आते हैं, उस कैरेक्टर्स को सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। और सेकेंडरी सेक्सुअल कुछ उम्र के बाद आते हैं, जन्म से नहीं होते। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जन्म से ही होते हैं। किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के अंतर्गत हमने जाना था कि किशोर बालकों के शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। किशोर बालकों की दाढ़ी मूछ निकल आती है, आवाज भारी हो जाती है, यानी स्वर यंत्र परिपक्व हो जाते हैं, जिसके कारण आवाज में भारीपन आ जाता है। किशोर बालकों के कंधे चौड़े होने लगते और इसी तरह से किशोर बालिकाओं के बारे में भी हमने जाना था कि किशोर बालिकाओं के शरीर में भी कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे किशोर बालिकाओं की आवाज पतली हो जाती है और पेल्विक रीजन यानी कमर चौड़ी हो जाती है। किशोर बालिकाओं में मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन आते हैं किशोरावस्था में, जिनकी डिटेल में स्टडी हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर ली है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने इन सब के बारे में डिटेल से समझाया है। और बच्चों, किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं वह सभी जनन ग्रंथियों के स्राव के कारण होते हैं, यानी किशोर बालकों के शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं वह टेस्टिस यानी वृषण के स्राव के कारण आते हैं और किशोर बालिकाओं में जो भी शारीरिक परिवर्तन आते हैं वह अंडाशय यानी ओवरी के स्राव के कारण आते हैं। वृषण यानी टेस्टिस से इस हार्मोन का सेक्रेशन होता है, उसे एंड्रोजेंस कहते हैं और इसमें सबसे प्रमुख है टेस्टोस्टेरोन। वहीं दूसरी ओर मादाओं में ओवरी यानी अंडाशय से हार्मोन का स्राव होता है, जिसे एस्ट्रोजेंस कहते हैं। इन सब की स्टडी डिटेल में करेंगे। तो बच्चों, आज मेनली फोकस करने वाले हैं नर जननांग के बारे में। बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्राइम एजुकेटम देता है आपको फ्री एजुकेशनल वीडियोस। बच्चों, अगर आप प्राइम एजुकेटम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो न सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी, बल्कि यह आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगी। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपको डील किया जाता है उस टॉपिक को बहुत माइन्यूटली स्टडी करवाया जाता है और प्राइम एजुकेटम की तरफ से आपको फ्री वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। आप ऐसा ना समझें कि आपको कुछ दिनों के लिए फ्री वीडियोस मिल रहे हैं, बाद में आपसे फी की वसूली की जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइम एजुकेटम चैनल पर आपको हमेशा फ्री वीडियोस मिलते रहेंगे। बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम आपको दिख रही है वह नर जनन अंग की डायग्राम है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डायग्राम है। इस डायग्राम की हम लोग बहुत माइन्यूटली स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नर जनन अंग में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। बच्चों, नर जननांग में 2 वृषण यानी 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यह क्या है बच्चों? यह है वृषण यानी टेस्टिस की डायग्राम है ये। और इस प्रकार के 2 टेस्टिस किसी भी नर में पाए जाते हैं और प्रत्येक वृषण से संबद्ध अधिवृषण या एपिडिडाइमिस पाई जाती है। अधिवृषण को एपिडिडाइमिस कहते हैं। यह क्या है बच्चों? यह जो आप देख पा रहे हैं टेस्टिस के ऊपर यह जो संरचना है इसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। इसके अलावा शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस भी पाए जाते हैं। एपिडिडाइमिस, यह जो एपिडिडाइमिस है इससे जो यह रचना निकल रही है इसे क्या कहते हैं? इसे शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस कहते हैं। यह रचना जो है यह इसे वास डिफरेंस कहते हैं। इसके अलावा शुक्राशय यानी सेमिनल वेसाइकिल भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
जो शुक्रवाहिनी है वह इस तरह से मूत्र नलिका के ऊपर से एक फंदा बनाकर गुजर रही है। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यह शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका, यह जो स्ट्रक्चर है यह मूत्र नलिका है, यह मूत्र नलिका है। इस मूत्र नलिका के ऊपर से फंदा बनाकर गुजर रही है और यह कहाँ पहुंच रही है? यह जाके एक ट्यूब जैसी रचना में मिल जा रही है ना। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों? यह शुक्राशय है। यह शुक्राशय भी नर जननांग है। यहाँ पर शुक्राणु स्टोर होते हैं। इन सब की डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों। पहले आप इस डायग्राम को देख लें कि कौन से पार्ट कहाँ पर हैं। तो यह क्या है बच्चों? यह शुक्राशय है। शुक्राशय के अलावे मूत्र मार्ग भी पाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो नली देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा कहते हैं। यह क्या है? मूत्र मार्ग है जिससे मूत्र का निष्कासन होता है। यह मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा कहलाता है। इन सब के अलावा शिश्न यानी पेनिस नर जननांग का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? यह स्ट्रक्चर शिश्न कहलाती है। बच्चों इसके अलावे कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जो नर जननांग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। अब बारी बार से इन सब की स्टडी करेंगे ताकि आपकी समझ बन सके। तो बच्चों आप सबसे पहले इस भाग को पहचान लें कि यह वृषण है और इस प्रकार के 2 वृषण किसी भी नर में पाए जाते हैं। यानी वृषण की संख्या किसी भी नर में कितनी होती है? 2 होती है। वृषण को टेस्टिस भी कहते हैं और यह वृषण एक थैली में स्थित होती है। आप डायग्राम में ध्यान से देखें कि यह थैली क्या कहलाती है? यह थैली वृषण कोश कहलाती है जिसमें वृषण स्थित होता है। इस वृषण की डायग्राम को अब इनलार्ज करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से आपकी समझ बनेगी। तो अब मैं जो डायग्राम आपको दिखा रही हूँ वह इस वृषण की डायग्राम है, इनलार्ज व्यू है इसका। तो चलिए देखते हैं वृषण की डायग्राम। बच्चों अब आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम है वह वृषण की डायग्राम है यानी टेस्टिस की डायग्राम है। आपको इनलार्ज करके दिखाया गया है ताकि आप टेस्टिस से संबंधित विभिन्न प्रकार की रचनाओं को आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो बच्चों आपने क्या जाना कि किसी भी नर में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं और यह टेस्टिस एक थैली में अवस्थित होती है। जिस थैली को क्या कहते हैं? इसे वृषण कोश या स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक कहते हैं। बच्चों इसका नाम याद रखना बहुत आसान है। जिस थैली में रहता है उसे वृषण कोश कहते हैं। ठीक है। कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है तब 7 महीने तक यह शिशु के पेट के अंदर होता है। 7 महीने जब पूरे हो जाते हैं तब 7 महीने के बाद यह पेट के बाहर आता है और स्क्रोटम यानी जिस थैली में से होना चाहिए उस थैली में चला जाता है। इस संरचना को आप गौर से देखें तो वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है। किसी भी नर के शरीर के बाहर स्थित होता है। इसकी क्या वजह है बच्चों? इसकी वजह यह है कि शुक्राणु के फॉर्मेशन के लिए यानी शुक्राणु के बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। और बच्चों मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? किसी भी मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और शुक्राणु यानी स्पर्म के निर्माण के लिए 37 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए। इस कारण से शरीर के अंदर तो टेम्परेचर ज्यादा है तो शुक्राणु का निर्माण हो नहीं सकता क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए तो 37 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए। इसी कारण से वृषण यानी टेस्टिस शरीर के बाहर रहता है। आप टेस्टिस की संरचना को ध्यान से देखें तो टेस्टिस कहाँ पाया जा रहा है? किसी नर के मेन बॉडी से बाहर पाया जाता है, जिसका कारण यह है कि शुक्राणु का निर्माण हो सके। शुक्राणु के निर्माण के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान चाहिए। इसीलिए यह बॉडी से बाहर रहता है ताकि वृषण का तापमान कम रहे और इसमें शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों वृषण में से कोई एक वृषण कोश यानी स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाता और ऐसे में उस नर की फर्टिलिटी कम होती है। यानी एक ही वृषण स्क्रोटम में पहुंचे हैं
तो ऐसे में शुक्राणुओं की संख्या कम होगी और उस पुरुष के पिता बनने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्म काउंट घट रहा है। और ऐसी स्थिति को जिसमें दोनों में से कोई एक वृषण कोष में नहीं पहुंच पाया हो, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्पटोसिज्म कहते हैं। आप इसे जरूर याद रखें, और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ आपने क्या जाना कि किसी भी नवजात शिशु के पेट के अंदर 7 महीने तक टेस्टिस यानी वृषण रहता है। उसके बाद 7 महीने के बाद वृषण नीचे की ओर चला आता है, यानी कि वृषण कोष में अवस्थित हो जाता है। और कभी कभी यह भी होता है बच्चों कि दोनों में से कोई एक वृषण पेट में ही रह जाए और पेट से नीचे ना आए, यानी वृषण कोष में ना आए। तो ऐसी स्थिति में पुरुषों के स्टेराइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि उनमें नपुंसकता आ सकती है, क्योंकि स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। और ऐसी बीमारी को क्रिस्पटोसिज्म कहते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यह बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप यह बिल्कुल याद रखें कि वैसी सिचुएशन जब किसी नर 7 महीने के बाद दोनों में से कोई एक वृषण अगर नीचे वृषण कोष में नहीं आता है, तो पुरुषों में स्टेरिलिटी की संभावना बनती है और ऐसे में स्पर्म काउंट कम हो जाता है। और इस बीमारी को क्रिस्पटोसिज्म कहते हैं। वृषण यानी टेस्टिस नर जननांग का प्रमुख भाग होता है, क्योंकि यहाँ पर नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम है उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। बच्चों यह जो डायग्राम दिख रही है आपको, यह वृषण यानी टेस्टिस की डायग्राम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह वृषण कहाँ अवस्थित होती है, यह एक थैली में अवस्थित होती है जिसे स्क्रोटम यानी वृषण कोष कहते हैं। और यह जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि वृषण के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इस कंपार्टमेंट्स को सेमिनिफेरस लोब्यूल कहते हैं। यह जो आपको ब्लू कलर्स के कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, तो बच्चों यह जो कंपार्टमेंट्स दिख रही है आपको, यह सारी कंपार्टमेंट्स क्या कहलाती है? सेमिनिफेरस लोब्यूल्स कहलाती है। और सेमिनिफेरस लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, यानी टिब्यूल्स होते हैं। इस टिब्यूल्स को सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। यह जो आपको येलो येलो दिख रही है, यह सारी नलिकाएं, इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? इन्हें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। यह जो येलो आपको नलिकाएं दिख रही हैं, इन नलिकाओं को शुक्र जनन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। आई होप कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को इस डायग्राम को समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं इस डायग्राम में जो भी इंग्लिश में लिखा है उसे मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को परेशानी ना हो। तो बच्चों सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को क्या कहेंगे? शुक्र जनन नलिकाएं, ठीक है। और यह शुक्र जनन नलिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों शुक्राणुओं का विकास होता है। शुक्राणु यहीं पर डेवलप होते हैं, इसलिए यह शुक्र जनन नलिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बच्चों वृषण के ऊपर जो यह कवरिंग दिख रही है आपको, इस कवरिंग को क्या कहते हैं? इस कवरिंग को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इस कवरिंग को क्या कहते हैं बच्चों? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यह ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? यह फाइब्रस इन्वेलप है, यानी तंतु में आवरण है जिससे यह वृषण ढका रहता है। तो यह ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? एक तंतु में संयोजी ऊतक का बना एक करा आवरण है जिसके अंदर यह वृषण सुरक्षित रहता है और यह मेनली प्रोटेक्शन का काम करता है। तो बच्चों अब तक आपने क्या जाना कि वृषण के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे ये आप कंपार्टमेंट्स देख पा रहे हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को सेमिनिफेरस लोब्यूल्स कहते हैं। और इस सेमिनिफेरस लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या है? बहुत सारी नलिकाएं हैं। यह एक नलिका हो गई, यह एक नलिका हो गई। तो कंपार्टमेंट्स के अंदर आप बहुत सारी नलिकाएं देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर नलिकाएं देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी नलिकाएं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक सेमिनिफेरस में कम से कम 3-4 नलिकाएं होती हैं। यह जो आप देख पा रहे हैं यह कोई एक नलिका नहीं है, बल्कि
3-4 नलिकाएं सम्मिलित रूप से हैं। तो एक सेमिनिफेरस लोब्यूल्स में कम से कम 3-4 नलिकाएं तो रहती ही हैं। तो इन नलिकाओं को क्या कहते हैं बच्चों? कंपार्टमेंट्स के अंदर जो नलिकाएं हैं उन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शुक्रजनन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और टेस्टिस के ऊपर की जो यह कवरी है उसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और यह ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? एक करा आवरण है जो तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। यह जो बाहरी आवरण है इसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं और यह प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, यह क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यह सभी शुक्रजनन नलिकाएं एक जगह एकत्रित हो रही, यहाँ पर एकत्रित हो रही हैं। जिस जगह पर यह शुक्रजनन नलिकाएं एकत्रित होती हैं उसे रीटेटेस्टिस कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं बच्चों? रीटेटेस्टिस कहते हैं। आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर जाल जैसी संरचना बन जाती है, पतली पतली नली के रूप में एकत्रित हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? एक जाल जैसी संरचना बन जाती है और इसी जाल जैसी संरचना को रीटेटेस्टिस कहते हैं। रीटेटेस्टिस क्या करता है बच्चों? शुक्रजनन नलिकाओं में यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। रीटेटेस्टिस इन शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस में मूव कर देता है। इस तरह से यह एक संरचना है जो टेस्टिस के ऊपर एक छत्र जैसी संरचना बन रही है ना? इस संरचना को क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं इसे, यानी अधिवृषण। अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस का यह भाग क्या कहलाता है बच्चों? हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, यानी अधिवृषण का यह शीर्ष भाग है यह संरचना, और उसके नीचे एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण का मध्य भाग है जिसे बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो एपिडिडाइमिस का यह कौन सा भाग है? मध्य भाग है। उसके नीचे आते हैं अधिवृषण का यह निचला भाग है, इसे टेल ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो अधिवृषण के 3 भाग हो गए। पहला जो शीर्ष भाग है उसे हेड ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं, मध्य भाग को बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं, और जो अधिवृषण का निचला भाग क्या कहलाता है बच्चों? टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। तो यह जो अधिवृषण है, इस अधिवृषण का काम क्या है? यह शुक्राणुओं को स्टोर करके रखता है। शुक्राणुओं को यहाँ पर अच्छी तरह से नरिशमेंट भी मिलती है, यानी उनका पोषण भी होता है इस भाग में, और शुक्राणु यहाँ पर परिपक्व होते हैं। क्योंकि जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है तो शुक्राणु कहाँ पर आते हैं? इस जगह पर आते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं बच्चों? इसे रीटेटेस्टिस कहते हैं। और यह सारे शुक्राणु फिर वासा इफेरेंसिया, यहाँ जो आप पतली पतली नलिकाएं देख रहे हैं जो रीटेटेस्टिस से निकल रही है, इन पतली नलिकाओं को क्या कहते हैं? यह पतली नलिकाएं जो रीटेटेस्टिस से निकल रही है और अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस में जा रही है, इन पतली नलिकाओं को क्या कहते हैं बच्चों? वासा इफेरेंसिया कहते हैं, यानी शुक्र अपवाहिकाएं। यह क्या है बच्चों? यह जो पतली नलिकाएं हैं इन्हें शुक्र अपवाहिकाएं या वासा इफेरेंसिया कहते हैं। ठीक है, और यह क्या करती है? यह शुक्राणुओं को रीटेटेस्टिस से ले जाकर यहाँ अधिवृषण में पहुंचा देती है, यानी एपिडिडाइमिस में पहुंचा देती है, ताकि अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का पोषण हो सके और शुक्राणु मैच्योर हो सके। ठीक है, आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अधिवृषण के बारे में आपने अच्छी तरह से जान लिया है। अब अधिवृषण से आप देख सकते हैं कि एक नली निकल रही है। ये जो ब्लू कलर की नली निकल रही है वह कहाँ से निकल रही है? आप एक बार फिर से देख लें कि यह अधिवृषण है। अधिवृषण का यह निचला हिस्सा है, यानी टेल ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं इसे। यहाँ से एक नली निकल रही है। इस नली को वास डिफरेंस कहते हैं, यानी शुक्रवाहिनी कहते हैं। वास डिफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। बच्चों, यह जो वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिकाएं हैं, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसकी दीवार मांसल और संकुचनशील यानी कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। यह जो शुक्रवाहिका है यह वृषण के पीछे से इनके समानांतर आगे बढ़ती है और आगे यह मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, और मूत्राशय के समीप ये अपनी ओर की मूत्र नली यानी यूरिटर पर फंदा बनाकर मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंच जाती है।
तो बच्चों आपने क्या जाना कि यह जो वास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिकाएं हैं, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है और यह शुक्राणुओं को ढोने का काम करती है, यानी शुक्राणुओं को यहाँ से यह ले जाने के लिए एक पैसेज का काम करती है। और यहाँ से यह कहाँ तक जाएगी? मूत्राशय तक जाएगी। मूत्राशय की मूत्र नली पर यह एक फंदा बनाकर मूत्राशय के पृष्ठतल पर पहुंच जाती है। फिर यहाँ से यह सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय की नलिका से जुड़ जाती है। अब आगे की संरचना दूसरे डायग्राम में देखते हैं। बच्चों आपने यहाँ तक तो समझ लिया कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है और यह शुक्राणु इस रीटे टेस्टिस से होते हुए ये वासा इफरेंसिया यानी शुक्र अपवाहिकाएं से होते हुए यहाँ अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस में पहुंचती है। एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का संग्रह होता है ताकि शुक्राणु मैच्योर हो सके, परिपक्व हो सके और उसके बाद यह निषेचन के योग्य बन सके। यहाँ पर शुक्राणुओं को पोषण भी मिलता है, यानी शुक्राणुओं को यहाँ पर नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद शुक्राणु अधिवृषण के नीचे वाले हिस्से यानी टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर यह एक नली के द्वारा बढ़ते हैं। उस नली का नाम है वास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी। ठीक है, इस वास डिफरेंस का नाम है शुक्र वाहिनी। तो शुक्राणु अब कहाँ आ गए? एपिडिडाइमिस के निचले हिस्से से होते हुए इस वास डिफरेंस में आ गए, यानी शुक्र वाहिका। वास डिफरेंस को क्या कहते हैं? शुक्र वाहिका कहते हैं। तो अब शुक्राणु शुक्र वाहिका में आ चुके हैं और शुक्र वाहिका से यह कहाँ चले जाएंगे? मूत्राशय से होते हुए यह सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय में चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे की संरचना दूसरे डायग्राम में देखते हैं। तो बच्चों आप यह देख पा रहे हैं कि यह वृषण है और वृषण के ऊपर यह वृषण कोश है। यह छत्र जैसी रचना क्या है? वृषण कोश है। वृषण कोश यानी एपिडिडाइमिस है। यह रचना क्या है? एपिडिडाइमिस है। और शुक्राणु यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? एपिडिडाइमिस से होते हुए यह वास डिफरेंस, यह जो नली निकल रही है इसे वास डिफरेंस कहते हैं, यानी शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ जा रहा है? यह जो नली है इसे वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी कहते हैं। इस शुक्रवाहिनी से होते हुए शुक्राणु कहाँ चले जाएंगे? यह मूत्राशय की ओर जा रहे हैं, है ना? यह मूत्राशय की ओर जा रहे हैं। तो मूत्राशय की मूत्र नलिका पर यह क्या करिए? फंदा बनाकर देखिए यह कहाँ जा रही है? यह इस तरह से एक नली में मिल जा रही है। यह इस तरह से कहाँ जा रही है? शुक्राशय में जा रही है। तो यह मूत्र नलिका पर एक फंदा बनाकर कहाँ जा रही है? मूत्राशय। यह जो आप देख पा रहे हैं क्या है? यह मूत्राशय है। तो यह शुक्रवाहिनी अब मूत्राशय के पृष्ठतल पर पहुंच जाती है। फिर वहां से यह नीचे की ओर आती है। यह आप देख पा रहे हैं कि नीचे की ओर आती है और कहाँ चली जाती है? शुक्राशय में चली जाती है। आप एक बार फिर से देखें कि शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका पर एक फंदा बनाकर कहाँ जा रही है? मूत्राशय के पृष्ठतल पर पहुंच रही है और मूत्राशय के पृष्ठतल पर पहुंचने के बाद यहाँ से यानी शुक्राशय के पृष्ठतल से यह नीचे की ओर आती है और कहाँ पहुंच जाती है? शुक्राशय में पहुंच जाती है। ये क्या है? यह शुक्राशय है। शुक्राशय को क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल भी कहते हैं। तो अब शुक्राणु कहाँ पहुंच गए हैं? सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय में पहुंच गए हैं। बच्चों अब तक आपने क्या जाना? वृषण यानी टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर यहाँ से शुक्राणु वासिफरेंसिया यानी कि इस एरिया में क्या पाई जाती है? शुक्र अपवाहिकाएं, वहां पर शुक्राणु चले जाते हैं। फिर शुक्र अपवाहिकाओं से होते हुए शुक्राणु अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस में चले जाते हैं। यह एरिया एपिडिडाइमिस का है। यहाँ पर शुक्राणुओं का विकास होता है। अधिवृषण में ही शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन के योग्य बनते हैं। यानी अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय हो जाते हैं और निषेचन के योग्य बन जाते हैं। फिर अधिवृषण से शुक्राणु शुक्र वाहिनी में चली जाती है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। यह जो आप नली देख पा रहे हैं जो अधिवृषण से निकली हुई है, यह नली इसे शुक्र वाहिनी या वास डिफरेंस कहते हैं। यहाँ से शुक्राणु फिर कहाँ चले जाते हैं? आप देख पा रहे हैं कि शुक्राणु यहाँ से मूत्र नलिका पर एक फंदा बना रही है। यह जो है मूत्र नलिका,
यह आप देख पा रहे हैं कि मूत्र नलिका है। तो शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस इस मूत्र नलिका पर एक फंदा बना करके आगे बढ़ रही है और यह मूत्राशय के पृष्ठतल पर चली जाती है। यह आप देख पा रहे हैं, यह मूत्राशय है और अब यह कहाँ चली आई है, ये मूत्राशय के पृष्ठतल पर चली आई है। फिर यह आगे बढ़ते हुए नीचे की ओर चली आती है और शुक्राशय की नलिका से जुड़कर एक नलिका का निर्माण करती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह एक नलिका का निर्माण कर रही है। यह शुक्राशय है। इस शुक्राशय की नलिका से जुड़कर यह एक नलिका का निर्माण करती है जिसे अस्खलन नलिका कहते हैं। इस पॉइंट को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो नलिका है उसे अस्खलन नलिका कहते हैं, यानी इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दें कि अस्खलन नलिका का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। अस्खलन नलिका दो छोटी नलिकाओं के मिलने से बनती है और यह दो नलिकाएं हैं शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय की नलिका। बच्चों यह जो पॉइंट मैं दिखा रही हूँ इसे अस्खलन नलिका यानी इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं और इसका निर्माण दो नलिकाओं के मिलने से होता है। एक तो यह नलिका जो वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका की नलिका है, यह आगे नीचे की ओर बढ़ती है और दूसरी नलिका यह शुक्राशय की नलिका है। यह आप देख पा रहे हैं शुक्राशय है। शुक्राशय की नलिका और शुक्रवाहिका की नलिका, यह दोनों नलिका से मिलकर एक नलिका का निर्माण होता है जिसे अस्खलन नलिका कहते हैं। और अस्खलन नलिका आप देख पा रहे हैं बच्चों की यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इस प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रवेश करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड को ही बच्चों पुरहस्त ग्रंथि भी कहते हैं। पुरहस्त ग्रंथि में दोनों नलियां मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा का निर्माण करती है। अब आप देख पा रहे हैं कि यह मूत्राशय है और मूत्राशय से एक नलिका आ रही है, यानी बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो रहा है, यह जो ग्लैंड आप देख पा रहे हैं इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और इस ग्लैंड में क्या होता है, अस्खलन नली यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यह क्या है, अस्खलन नली। और यहाँ से यह मूत्राशय से एक नली निकल कर आ रही है। यह दोनों नली मिलकर मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा का निर्माण करती है। यह आप देख पा रहे हैं कि मूत्र मार्ग है। बच्चों मैं आपको अब मूत्र मार्ग के बारे में बता दूं कि यह एक लंबी मांसल नली है। इसमें दो सहायक ग्रंथियां होती हैं, एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड तथा दूसरी होती है काउपर ग्लैंड। इसमें दो सहायक ग्रंथियां यानी प्रोस्टेट ग्लैंड तथा काउपर ग्लैंड की नलिका खुलती है। इसमें यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पुरहस्त ग्रंथि है तथा प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो आप यह देख पा रहे हैं यह क्या है, यह काउपर ग्रंथि है। इन दोनों ग्रंथि की नलिकाएं भी कहाँ खुलती हैं, मूत्र मार्ग में खुलती है। इसके बाद मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मूत्र मार्ग शिश्न के मध्य से होता हुआ, ये जो शिश्न का सिरा है यहाँ मूत्र जनन छिद्र प्रेजेंट होता है, मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। ठीक है बच्चों मूत्र मार्ग से होकर मूत्र तथा वीर्य जिसे सीमेन भी कहते हैं, यह दोनों बाहर निकलते हैं। क्योंकि इस रास्ते से मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं, इसीलिए मूत्र मार्ग को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि इससे मूत्र और वीर्य दोनों ही पास होते हैं, इसलिए इसे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। तो बच्चों अब जानेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पुरहस्त ग्रंथि। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यह क्या है, यह है प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे। यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है। यह दाएं और बाएं पिंड का बना होता है, यानी इसमें दो पिंड होते हैं, दायां और बायां पिंड। दोनों पिंड एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए मध्य में जुड़े होते हैं। मूत्र मार्ग पुरहस्त ग्रंथि के बीच से होकर गुजरता है। बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मूत्र मार्ग कहाँ से गुजर रहा है, पुरहस्त ग्रंथि के बीच से गुजर रहा है। मूत्र मार्ग के इसी भाग में पुरहस्त नलिकाएं खुलती हैं। पुरहस्त ग्रंथि से पुरहस्त द्रव स्रावित होता है। पुरहस्त द्रव शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय द्रव मिलकर वीर्य यानी कि सीमेन का निर्माण करते हैं। पुरहस्त द्रव के कारण ही वीर्य में विशेष गंध होती है। बच्चों जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पुरहस्त ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी गोलाकार रचना है और यह दो लोब की बनी होती है, यानी कि दायां पिंड और बायां पिंड, और दोनों के मध्य से मूत्र मार्ग गुजरता है। बच्चों पुरहस्त ग्रंथि से पुरहस्त द्रव स्रावित होता है
और यह पुरहस्त द्रव, शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय द्रव, शुक्राशय द्रव का स्राव शुक्राशय से होता है। तो यह तीनों द्रव मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं, वीर्य यानी सीमेन का निर्माण करते हैं। तो बच्चों वीर्य में तीन द्रव का सेक्रेशन मिक्स होता है, पुरहस्त द्रव, शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय द्रव। वीर्य में यह तीनों द्रव मिश्रित रूप में रहते हैं। बच्चों जब आपसे वीर्य का कॉम्पोजिशन पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि इसमें तीन द्रव शामिल होते हैं, जिनमें से कि पुरहस्त द्रव, शुक्राणु द्रव तथा शुक्राशय द्रव शामिल है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखें कि वीर्य में कौन कौन से द्रव्य पाए जाते हैं। बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ कि वीर्य में जो विशेष प्रकार की गंध होती है, वह गंध इसी पुरहस्त द्रव के सेक्रेशन के कारण होती है। पुरहस्त द्रव का एक और काम क्या है? पुरहस्त द्रव वीर्य के शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है। वीर्य के शुक्राणुओं को उत्तेजित करने का काम भी पुरहस्त ग्रंथि का है। तो बच्चों पुरहस्त ग्रंथि के दो इंपॉर्टेंट काम हो गए। एक तो यह कि वीर्य में जो विशेष गंध होती है वह गंध इसी पुरहस्त द्रव के कारण होती है, और दूसरा वीर्य के शुक्राणुओं को उत्तेजित करने का काम भी इसी पुरहस्त ग्रंथि का है। तो बच्चों आप पुरहस्त ग्रंथि के बारे में जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अब जानेंगे कॉपर ग्लैंड यानी कि कॉपर ग्रंथि के बारे में, जो कि पुरहस्त ग्रंथि के ठीक नीचे होती है। कॉपर ग्लैंड की आप लोकेशन देख लें बच्चों की यह पुरहस्त ग्रंथि के ठीक नीचे पाई जाती है और यह एक जोड़ी होती है। बच्चों अब जानेंगे इस कॉपर ग्लैंड के बारे में। बच्चों आप डायग्राम में कॉपर ग्लैंड की लोकेशन देख पा रहे हैं कि यह प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे कॉपर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यह एक जोड़ी होती है और कॉपर ग्लैंड से जो नलिका निकलती है वह मूत्र मार्ग में खुलती है। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड तथा कॉपर ग्लैंड से जो नलिका निकलती है वह मूत्र मार्ग में खुलती है। बच्चों कॉपर ग्लैंड की सबसे अहम बात यह है कि इससे एक क्षारीय द्रव स्रावित होती है, और उस द्रव का महत्व यह है कि यह द्रव मूत्र में होने वाली जो जलन और खुजलाहट है उसको कम करती है। बच्चों अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि पेशाब के रास्ते में जलन होती है। इसका क्या मतलब है बच्चों कि मूत्र मार्ग की दीवार में मूत्र के कारण जलन पैदा होती है, और यह कॉपर ग्लैंड का जो सेक्रेशन है उसकी जलन और खुजलाहट को कम करता है। अगर कॉपर ग्लैंड से क्षारीय द्रव का स्राव ना हो तो मूत्र मार्ग में बहुत ज्यादा जलन और खुजलाहट हो सकती है। तो उसी जलन और खुजलाहट को कम करने के लिए कॉपर ग्लैंड से एक क्षारीय द्रव का स्राव होता है, और वह क्षारीय द्रव मूत्र मार्ग में जलन और खुजलाहट को कम करता है। बच्चों कॉपर ग्लैंड का एक और महत्व है कि जब मैथुन के समय में यह मादा की योनि की अम्लीयता को भी नष्ट करता है। मैथुन यानी कॉपुलेशन के समय में मादा की योनि में अम्लीयता को नष्ट करता है तथा शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। मादा की योनि की अम्लीयता से शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं, इसलिए यह जो कॉपर ग्लैंड से क्षारीय द्रव निकलता है वह शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। बच्चों अब जानेंगे पेनिस यानी शिश्न के बारे में। यह नर जननांग का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। शिश्न कैसा होता है? मांसल तथा बेलनाकार होता है, जो पुरुष का मैथुन अंग यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है। और बच्चों अक्सर क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि पुरुष का कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि मैथुन अंग कौन सा है? तो यह है शिश्न यानी पेनिस, और यह वृषण कोश के सामने यानी स्क्रोटम के सामने ठीक बीचों बीच स्थित होता है। तो बच्चों आपने यह जाना कि शिश्न कहाँ अवस्थित होता है? यह वृषण कोश यानी स्क्रोटम के सामने स्थित होता है। बच्चों शिश्न का शिखर भाग ग्लांस कहलाता है, और ग्लांस के ऊपर त्वचा का ढीला आवरण होता है जिसे प्रीप्यूस कहते हैं, जो कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि शिश्न का शिखर भाग यानी कि अगला भाग ग्लांस कहलाता है, और ग्लांस के ऊपर जो त्वचा का ढीला आवरण होता है उसे प्रीप्यूस कहते हैं। शिश्न के ठीक बीचों बीच आप जैसा कि डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि शिश्न के ठीक बीचों बीच से मूत्र मार्ग गुजरता है, और यह आगे चलकर मूत्र जनन छिद्र यानी कि यूरिनोजेनाटल ट्रैक्ट के द्वारा बाहर की ओर खुलता है।
और मूत्र मार्ग को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे मूत्र और वीर्य दोनों पास हो सकते हैं, इसलिए इसे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। बच्चों, शिश्न का कार्य क्या है? शिश्न का कार्य है निषेचन के समय में शुक्राणुओं को मादा की योनि में प्रवेश करवाना। तो बच्चों, आपने जान लिया कि शिश्न का काम क्या है, इसकी बनावट किस प्रकार की होती है। तो बच्चों, अब तक आपने जान लिया नर जनन अंग के बारे में। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। आपको अगर कहीं कोई परेशानी हुई हो तो एक बार फिर से आप समझ लें। नर जननांग में 2 वृषण होते हैं और यह वृषण गर्भावस्था में जब शिशु 7 महीने का होता है तो 7 महीने तक यह वृषण शिशु के पेट के अंदर होता है। 7 महीने के बाद यह पेट से बाहर की ओर निकलता है और वृषण जिस थैली में अवस्थित होता है उस थैली को स्क्रोटम या वृषण कोष कहते हैं। तो 7 महीने के बाद यह वृषण शिशु के पेट से निकलकर उस थैली में चला जाता है जिसे वृषण कोष कहते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों ऐसा होता है शिशु के पेट से यह टेस्टिस खिसक कर नीचे की ओर स्क्रोटम यानी वृषण कोष में नहीं आ पाता। कभी कभी ऐसा एक किडनी के साथ होता है या कभी कभी दोनों ही किडनी पेट में ही रह जाते हैं और वह वृषण कोष में नीचे की ओर नहीं आ पाते हैं। ऐसी स्थिति को क्रिप्टोस्टिडिज्म कहते हैं और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी स्थिति में जब टेस्टिस वृषण कोष में नहीं आ पाते हैं तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि पुरुषों में नपुंसकता हो सकती है क्योंकि इस पर काउंटिंग घट जाती है। बच्चों, आपने डायग्राम में एक चीज नोट किया होगा कि जो वृषण है या वृषण कोष है वह शरीर के बाहर है। मेन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और स्पर्म के निर्माण के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम तापमान चाहिए। बॉडी टेम्परेचर जितना है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए वृषण यानी टेस्टिस शरीर के बाहर अवस्थित होता है ताकि स्पर्म के निर्माण और इसके मैच्योरेशन के लिए और अच्छी क्वालिटी के लिए यह शरीर से बाहर अवस्थित होता है ताकि इसे कम टेम्परेचर मिले और स्पर्म का ग्रोथ भली भांति हो पाए। ठीक है। टेस्टिस को टेस्टिकल भी कहते हैं या फिर इसे मेल गोनैड भी कहते हैं। कभी कभी एमसीक्यूज में यह भी पूछा जा सकता है कि टेस्टिस का अदर नेम क्या है, यानी कि दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों, इसे टेस्टिकल भी कहते हैं या फिर मेल गोनैड भी कहते हैं। टेस्टिस में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जिसमें पहला है जर्म सेल्स जो कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है सर्टोली सेल्स। यह सर्टोली सेल्स शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, यानी कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। तीसरा है लेडिंग सेल्स जो मेल हार्मोन को सेक्रेट करता है, मेनली टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशन के लिए कौन उत्तरदायी है? यही लीडिंग सेल्स उत्तरदायी है। एग्जाम्स में क्वेश्चन इन तीनों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो बच्चों, आप इन तीनों सेल्स के बारे में अच्छी तरह से याद रखें। जर्म सेल शुक्राणुओं की निर्माण के लिए उत्तरदायी है। सर्टोली सेल शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। लीडिंग सेल मेल सेक्स हार्मोन को सेक्रेट करता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करने वाला कौन है? यही लीडिंग सेल है। बच्चों, टेस्टिस के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देती हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आनुवंशिक बीमारी है जिसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। यह ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें टेस्टिस यानी वृषण का नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होता है। और जब टेस्टिस का नॉर्मल डेवलपमेंट ही नहीं होता है तो टेस्टिस के द्वारा सेक्रेट होने वाले मेल सेक्स हार्मोन का भी सेक्रेशन बहुत कम होता है। और ऐसी स्थिति में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं और यह जेनेटिक होती है। तो बच्चों, आपने जान लिया कि टेस्टिस यानी वृषण के 2 कार्य होते हैं। पहला है शुक्राणुओं का निर्माण और दूसरा है मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। यह भी वृषण का ही काम होता है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था, बच्चों यह टेस्टिस यानी वृषण की डायग्राम है और इसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, वृषण के अंदर बहुत सारे लोब्स होते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस लोब्स कहते हैं। और इस सेमिनिफेरस लोब्स में कम से कम 3 से 4 टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस लोब्यूल्स के अंदर जो टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे
नलिकाएं कहते हैं। इसी शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है और फिर शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणु वासिफरेंसिया यानी शुक्र अपवाहिकाओं में चले जाते हैं। यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह कलेक्ट होते हैं जिसे रिटेड टेस्टिस कहते हैं। फिर इनसे पाइप निकलती है जिसे वासिफरेंसिया यानी शुक्र अपवाहिकाएं कहते हैं। फिर स्पर्म शुक्र जनन नलिकाओं से होते हुए रिटेड टेस्टिस में जाते हैं। रिटेड टेस्टिस से स्पर्म फिर कहाँ जाते हैं? वासिफरेंसिया में जाते हैं और वासिफरेंसिया एक बहुत ही हाईली ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण कहते हैं। वृषण के ऊपर जो आप इस प्रकार से रचना देख पा रहे हैं उस रचना को एपिडिडाइमिस कहते हैं यानी अधिवृषण। इस अधिवृषण में ही शुक्राणु का भली भांति विकास होता है। शुक्राणु निषेचन के योग्य तैयार होते हैं यानी एपिडिडाइमिस एक तरह से शुक्राणुओं का संचय स्थान है। यहाँ पर शुक्राणु संचित रहते हैं ताकि निषेचन के लिए तैयार हो सके। और यह एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। शीर्ष भाग को हेड ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं, मध्य भाग को बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं और एपिडिडाइमिस के निचले सिरे को टेल ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है। और शुक्राणु जब एपिडिडाइमिस में मैच्योर हो जाते हैं यानी निषेचन के योग्य हो जाते हैं तो फिर यह एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण के निचले हिस्से से होते हुए एक नलिका में खुलती है जिसे वास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिका कहते हैं। तो अब शुक्राणु कहाँ चले गए? वास डिफरेंस में चले गए। तो चलिए आप पिछले डायग्राम से समझते हैं कि यह जो वास डिफरेंस है यह कहाँ जा रही है? यह मूत्र नलिका के ऊपर एक फंदा बना के आगे की ओर बढ़ रही है। इसे पिछले डायग्राम में देखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बच्चों पिछले डायग्राम में आपने देखा कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, वहां से यह इस अधिवृषण में चले आते हैं। अधिवृषण के यह पिछले भाग से होते हुए वास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहिका में चले आते हैं और शुक्र वाहिका से देखिए यह कहाँ जा रहे हैं? शुक्र वाहिका से होते हुए यह मूत्र नलिका के ऊपर एक फंदा बनाकर नीचे की ओर आते हैं और मूत्र नलिका के ऊपर फंदा बनाकर यह नीचे की ओर आती है और मूत्राशय जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या है? मूत्राशय है और मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंच जाती है यानी यह कहाँ पहुंच गई है? मूत्राशय के पृष्ठ तल पर पहुंची हुई है और यहाँ से यह नीचे की ओर बढ़ती है और शुक्राशय की नलिका से मिलकर एक नलिका का निर्माण करती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शुक्राशय है और यह शुक्राशय की नलिका है। तो यह जो शुक्रवाहिका है यह नीचे की ओर बढ़ती है और शुक्राशय की नलिका से मिलकर एक नलिका का निर्माण करती है जिसे अस्खलन नलिका कहते हैं। यह अस्खलन नलिका दरअसल 2 छोटी नलिकाओं के मिलने से बनी होती है। एक नलिका है यह जो शुक्राशय से होते हुए नलिका आ रही है और दूसरी नलिका शुक्रवाहिका की नलिका है। बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि अस्खलन नलिका 2 छोटी नलिकाओं के मिलने से बनी होती है जो शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय की नलिका के जुड़ने से बनती है और दोनों अस्खलन नलिका एक पुरहस्त ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रवेश कर जाती है। बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह प्रोस्टेट ग्लैंड है तो दोनों अस्खलन नलिका प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रवेश कर जाती है। पुरहस्त ग्लैंड में क्या हो रहा है बच्चों कि यह मूत्राशय से भी एक नली आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह मूत्राशय से एक नली आ रही है और यह अस्खलन नलिका आ रही है। तो बच्चों पुरहस्त ग्रंथि में दोनों नलियां मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है यानी यूरिथ्रा का निर्माण करती है। बच्चों आप यह देख पा रहे हैं कि मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग यह एक लंबी मांसल नली होती है और इसमें 2 सहायक ग्रंथियां यानी पुरहस्त ग्रंथि की तथा कॉपर ग्रंथि की नलिकाएं खुलती हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले बार में भी बताया कि इसमें 2 सहायक ग्रंथियां यानी पुरहस्त ग्रंथि तथा कॉपर ग्रंथि की नलिकाएं खुलती हैं। इसके बाद मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मूत्र मार्ग नीचे की ओर बढ़ता है और शिश्न के सिरे पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है। यह क्या है? मूत्र जनन छिद्र है और इसके द्वारा यह बाहर की ओर खुल जाता है। इस छिद्र को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। और बच्चों अब जानेंगे पुरहस्त ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में जो कि मूत्राशय के आधार पर स्थित छोटी गोलाकार रचना होती है और यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से ही पुरहस्त द्रव का सेक्रेशन होता है और यह पुरहस्त द्रव शुक्राशय द्रव तथा शुक्राणु द्रव तीनों आपस में मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं यानी सीमेन का निर्माण करते हैं और इसी पुरहस्त द्रव के कारण वीर्य में एक विशेष प्रकार की गंध होती है और यह पुरहस्त द्रव ही वीर्य के शुक्राणुओं को उत्तेजित करता है। तो पुरहस्त ग्रंथ कितना इंपॉर्टेंट है आपने जान लिया। उसके बाद आते हैं काउपर्स ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यह
प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे अवस्थित होती है और कॉपर्स ग्लैंड से क्षारीय द्रव का सेक्रेशन होता है और यह कॉपर्स ग्लैंड का सेक्रेशन बहुत उपयोगी होता है बच्चों, क्योंकि यह मूत्र मार्ग में होने वाली जलन और खुजलाहट को कम करता है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है बच्चों, यह मादा की योनि की अम्लीयता को नष्ट करता है ताकि स्पर्म सुरक्षित रह सके। उसके बाद आपने जाना पेनिस यानी शिश्न के बारे में कि यह पुरुष का मैथुन अंग है। पेनिस का अगला सिरा ग्लांस कहलाता है और ग्लांस के ऊपर एक ढीली त्वचा का आवरण होता है जिसे प्रीप्यूस कहते हैं। तो बच्चों इतनी बातें तो हमने डिटेल में जान ली और इसका क्विक रिवीजन भी हो गया। आई होप कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जननांग को समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बच्चों अब जानेंगे शुक्राणु के बारे में। इतनी देर से हम लोग शुक्राणु का जिक्र तो कर रहे हैं पर उसके डिटेल पर अब तक नहीं गए हैं, तो जान लेते हैं शुक्राणु के बारे में डिटेल से। बच्चों आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम है वह शुक्राणु का डायग्राम है और ऐसे ऐसे बहुत सारे शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। यह शुक्राणु सूक्ष्म सक्रिय तथा एक गुण कोशिकाएं होती है यानी कि हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। हैप्लॉइड कहने का मतलब है बच्चों सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। आपके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम आपकी मम्मा से आपके अंदर आया है और 23 क्रोमोसोम आपके अंदर आपके पापा से आया हुआ है, तो कुल मिलाकर आपके अंदर 46 क्रोमोसोम हो गए। तो शुक्राणुओं में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है यानी कि 23 क्रोमोसोम होता है। और बच्चों आप तो जानते ही हैं कि इसका निर्माण कहाँ होता है, वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इसका निर्माण होता है। फिर इनका विकास अधिवृषण में होता है यानी एपिडिडाइमिस में होता है, जहाँ पर यह संचित रहते हैं ताकि यह निषेचन के योग्य बन सके। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि स्पर्म का यानी शुक्राणु का अगला शीर्ष भाग हेड कहलाता है और जो बीच का पार्ट है उसे मिड पीस कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके कारण इसमें ऊर्जा रहती है और इसी ऊर्जा के कारण यह मूव कर पाता है। यह मूव करता हुआ फीमेल के वजाइना यानी कि योनि में प्रवेश करता है। फिर बाद में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वह हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। और जो शुक्राणु का निचला भाग होता है जिसे टेल कहा जाता है यानी टेल ऑफ स्पर्म कहते हैं इसको। बच्चों बहुत सारे स्पर्म का निर्माण होता है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो इस तरह से कि 3 ml में 3 ml स्पर्म जैसे बच्चों की दवाई दी जाती है तो कहते हैं ना 5 ml पिला दीजिए, तो 5 ml का मतलब है टेबल स्पून यानी 1 चम्मच भर लिक्विड को 5 ml कहते हैं। तो 3 ml आप समझ लो दवाई जो आती है बच्चों की उसमें 1 ml 2 ml 5 ml ऐसे करके इंडिकेट किया हुआ रहता है। आप उससे भी समझ सकते हो या फिर आप चम्मच से भी समझ सकते हो कि 1 चम्मच भर दवाई 5 ml लगभग होती है, तो 3 ml थोड़ा कम कर लो आप। तो 3 ml यानी 3 ml बीडी में 30 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं, यानी 1 चम्मच से थोड़ा कम ही बीड़ी ले तो उसमें 30 मिलियन शुक्राणु पाए जाएंगे। लेकिन इतने सारे स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म ही अंडे को निषेचित कर पाता है। स्पर्म का जीवन काल मात्र 20 मिनट का होता है। 20 मिनट में अगर कोई स्पर्म किसी अंडे को निषेचित कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो यह स्पर्म नष्ट हो जाता है। इसका जीवन काल 20 मिनट के बाद समाप्त हो जाता है, यानी फिर ऐसे में रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होगी। बच्चों स्पर्म अल्कलाइन नेचर का होता है यानी इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, इसलिए यह अल्कलाइन नेचर का होता है यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। स्पर्म के अंदर फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि स्पर्म के अंदर फ्रुक्टोज पाया जाता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसे याद रखें कि स्पर्म अल्कलाइन नेचर का होता है और इसके अंदर फ्रुक्टोज पाया जाता है। बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र जनन नलिकाओं में बहुत सारे स्पर्म का निर्माण होता है और किसी पुरुष के वीर्य से बहुत सारे स्पर्म एक साथ निकलते हैं। आप इसे बहुत सिंपल ढंग से समझो। 3 ml वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 30 मिलियन यानी 30 मिलियन तक होती है और इनमें से कोई एक शुक्राणु ही किसी अंडे को निषेचित कर पाता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि एक रेस लगी हुई है निषेचन की प्रक्रिया के लिए, लेकिन इस रेस में कोई एक ही विजेता होता है यानी एक शुक्राणु ही अंडे को निषेचित कर पाता है, बाकी शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। या बच्चों कभी कभी 2 शुक्राणु भी 2 अंडे को निषेचित कर पाते हैं। तो
ऐसी अवस्था में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और अगर 3 शुक्राणु ने 3 अंडे को निषेचित कर दिया तो 3 बच्चे का जन्म होगा। लेकिन यह जल्दी होता नहीं है, ये असाधारण स्थिति की बातें हैं। साधारण स्थिति में यही होता है बच्चों कि कोई एक शुक्राणु ही किसी एक अंडे को निषेचित कर पाता है और रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। बच्चों स्पर्म अल्कलाइन यानी क्षारीय नेचर का होता है और स्पर्म में फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्पर्म अल्कलाइन नेचर का होता है और इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। आप इसे जरूर याद रखें। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से समाप्त कर ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। आपके लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी नॉलेजेबल वीडियोस बनाती रहूं और प्राइम एडुकेटर इसी तरह से आपके लिए फ्री वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।